आज अपन बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, यानी कंपनी जो बैलेंस शीट बनाती है उसके ऊपर कैसे एमसीक्यू आते हैं और कैसे आप उनको डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर अंडर द कंपनीज एक्ट। इनमें से क्या बनाना ज़रूरी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी और ऑडिटर की रिपोर्ट भी साथ में लगेगी, पर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी बनाना ज़रूरी नहीं है, बाकी सब आपको बनाने पड़ेंगे। चलिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अकाउंट रिसीवेबल्स आर लिस्टेड एज। वेल, इन्वेंट्री यानी आपका स्टॉक, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस हमने किसी को दिया हो, जैसे हमने किसी को लोन दिया हो और कभी भी हम उससे वापस ले सकते हो, या हमने एडवांस दिए हो क्रेडिटर्स को जिनसे माल मंगाना है, या अकाउंट रिसीवेबल में आपका डेटर और बीआर आ गया। वेल, ऑल ऑफ दीज आर करंट एसेट्स, क्योंकि इनका पैसा आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगा, तो ये सब करंट एसेट्स में कैटेगरी में आएगा। कहता है ये सबको अर्निंग में दिखाएंगे, नहीं। पेमेंट में दिखाएंगे, नहीं। करंट एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट, हाँ। लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट, इसका आंसर सी हो जाएगा, करंट एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। मैंने हमेशा कहा है कि ऑप्शन भले आप बाद में देखिए करिए, क्वेश्चन में जब पहली लाइन आती है उसको पढ़ते ही उसका आंसर सोचा करें और फिर जो रेलेवेंट ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन हो उसे चुना करें। इन्होंने हिंट दिया है, सिंस ऑल ऑफ द अबव असेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, यस, हैंस विल बी शोन एज करंट एसेट्स। तो ये सारे के सारे ही आपके करंट एसेट्स कैटेगरी में आते हैं। चलिए जी, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेल, अगला क्वेश्चन आता है आपका बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट्स। इसमें से क्या करंट एसेट नहीं है। सप्लाईज, लैंड, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस। वेल, इसका बहुत आसान आंसर है लैंड। लैंड हम जानते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स में आता है। लैंड को हम लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, उसको हमारा जल्दी सेल करने का इरादा भी नहीं होता। तो सप्लाईज सर क्या, ये जो होते हैं स्टोर्स एंड सप्लाईज, आपका रॉ मटेरियल होता है, स्टोर, स्पेयर पार्ट, सप्लाईज, या जो माल आपको सप्लाई करना है, इन्वेंट्री, वो सब आपका करंट एसेट्स है। लेकिन जो लैंड होता है वो फिक्स्ड एसेट होता है, टेंजिबल नेचर का, और ये नॉन करंट कैटेगरी में आता है। चलिए इसको देख लेते हैं। कहते हैं लैंड इज़ अ फिक्स्ड एसेट टेंजिबल विच इज़ हेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, हैंस इट इज़ अ नॉन करंट एसेट्स। या तो एसेट करंट होगा या फिर वो नहीं होगा, तो लैंड वैसा ही एक एसेट है। अगला क्वेश्चन आता है, अ फर्म बायज प्रोडक्ट्स बट डज नॉट पे टू सप्लायर्स इंस्टेंटली, दिस इज रिकॉर्डेड एज। वेल, एक फर्म गुड्स बाय करती है लेकिन सप्लायर्स को तुरंत पैसा नहीं देती है, तो ये क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, ऑप्शन देखते हैं। तो इसे हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल, गलत। अकाउंट पेबल, सही। अक्यूमुलेटेड लायबिलिटी, नहीं। नॉन करंट लायबिलिटी, नहीं। अकाउंट पेबल, इसका आंसर बी होगा। जब आप गुड्स बाय करते हैं और पैसे नहीं देते, इंस्टेंट, तुरंत पैसे नहीं देते, तो इज़ अ क्रेडिटर। क्रेडिटर को आजकल ट्रेड पेबल बोलते हैं और ये आपका करंट लायबिलिटी कैटेगरी में आता है। व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिटर, क्रेडिट पे खरीदते हैं, क्रेडिटर अराइजेस विच इज़ शोन एज ट्रेड पेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, in a balance sheet the total of common stock, that is share capital and retained earnings are shown denoted. well, total किस किस का टोटल, एक तो शेयर कैपिटल का टोटल और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग में दो वर्ड है, रिटेन यानी रखना, अर्निंग यानी इनकम। तो प्रॉफिट का जो हिस्सा हम रखते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो उन्होंने घुमाया है वर्ड को, शेयर कैपिटल वर्ड की जगह तो कॉमन स्टॉक वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, और शेयर कैपिटल के लिए उन्होंने कॉमन स्टॉक यूज़ किया है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस की जगह इन्होंने रिटेन्ड अर्निंग यूज़ किया है। वेल, ये जो चीज़ें इन्होंने बताई इसको हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, नोन एज शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में है ड्यू इक्विटी, प्रिफर्ड इक्विटी, कॉमन परपेचुटी। तो पता नहीं खतरनाक से ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो टोटल होता है वो शेयर होल्डर फंड बनता है। चलिए, वेल, इन्होंने आंसर में एक वर्ड दिया है कॉमन इक्विटी, तो आप एक यूँ याद कर लीजिए कि शेयर होल्डर्स फंड को कॉमन इक्विटी, प्रिंट मिस्टेक हुआ है,
ए ऑप्शन में शेयर होल्डर्स फंड, वेल ऑल्सो नोन एज कॉमन इक्विटी, थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा। ओके, अगला ऑप्शन है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच कैन बी चेंज्ड इनटू कैश टू देयर बुक वैल्यू प्राइस आर कैटेगराइज एज। वेल अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी लॉस के, जैसे 10,000 की चीज़ है आप उसे 10,000 के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बॉन्ड, इन सब को हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। कैश हम जानते हैं, बैंक बैलेंस हम जानते हैं, और ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको आप तुरंत भाव के भाव में बदल सकते हैं बिना किसी घाटे के, बिना किसी नुकसान के, दैट इज़ नोन एज कैश इक्विवेलेंट। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा, कैश इक्विवेलेंट। वेल अगला क्वेश्चन आता है earnings that have a cumulative amount and are not paid to the stockholder as a dividend is known as। आप सब जानते हैं कि कंपनी पैसा कमाती है, पैसा कमाने के बाद कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है उसे कहते हैं डिविडेंड, और जो पार्ट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपने पास रख लेती है उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसने क्वेश्चन में ये पूछा था अर्निंग्स जो इकट्ठा हो चुकी हैं और जो स्टॉक होल्डर यानी शेयर होल्डर्स को नहीं पे की जाती, तो वो जुड़ते 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 रिटेन्ड अर्निंग कहलाने लग जाती है। रिजर्व्स एंड सरप्लस इसका दूसरा नाम है। ठीक है बेटा जी, चलिए इन्होंने समझाया है कंपनी मेक्स प्रॉफिट, कंपनी कमाती है प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, वेयर एज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नोन एज द रिटेन्ड अर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन आता है information that is used by investor for expecting future earning। वेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ज़रूर देखते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो ज़रूर देखते हैं कि कंपनी ने इस साल क्या किया और कंपनी का लाइक प्रोस्पेक्टिव क्या है, आगे उसका क्या हो सकता है, तो इन्वेस्टर उसे देखते हैं। तो इन्वेस्टर एनुअल रिपोर्ट को बहुत आराम से और अच्छे से देखते हैं। इन्होंने कहा है इन्वेस्टर एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, 5 ईयर रिपोर्ट देखते हैं, एक्सचेंज रिपोर्ट देखते हैं, स्टॉक रिपोर्ट देखते हैं, तो एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। एनुअल रिपोर्ट इज़ अ पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ अ कंपनी ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ओवर द पास्ट ईयर। एनुअल रिपोर्ट क्या है, ये पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाता है, सामने उनको बताया जाता है कंपनी ने किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही है। द रिपोर्ट इज़ टिपिकली इशूड टू द शेयर होल्डर्स, ये बेसिकली शेयर होल्डर्स को दी जाती है, एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू इवेल्युएट, ताकि वो मूल्यांकन कर सकें, वैल्यूएट कर सकें द फर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड टू मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टर बहुत होशियार होते हैं जनरली, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी कंपनी में यूं ही पैसा लगा देते हैं, वो उसके सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं, सारे फंडामेंटल एनालिसिस होता है, चार्ट एनालिसिस होता है, वो सब देखकर वो इन्वेस्ट करते हैं और एनुअल रिपोर्ट से उनको काफ़ी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ये था कि इन्वेस्टर इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स को समझने के लिए, तो वो उसकी एनुअल रिपोर्ट को डेफिनेटली एनालिसिस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन। वेल जो बैलेंस शीट बनती है ना वो शेड्यूल 3 के मुताबिक बनती है, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के मुताबिक बनती है। तो क्वेश्चन में ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है। शेड्यूल 3 पार्ट 1, कंपनीज एक्ट जो है वो शेड्यूल्स में डिवाइडेड होता है, उसके पार्ट 1 में बैलेंस शीट के बारे में लिखा गया है और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ P&L के बारे में लिखा गया है। अभी हम पार्ट 1 आंसर देंगे, यानी बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है एज पर द कंपनीज एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन। वेल अभी जो कंपनीज एक्ट आया हुआ है 2013, उसमें अपन बैलेंस शीट खड़े फॉर्म में बनाते हैं, यानी वर्टिकल फॉर्मेट में। उससे पहले दोनों अलाउड थे, लेकिन अब एक ही फॉर्मेट अलाउड है एंड दैट इज़ वर्टिकल फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट जो बनती है आजकल वो बनती है बी वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आता है ऑन बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अकाउंट पेबल आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी। बताइए इनका आप क्या करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें पे करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमें पे करना है, अकाउंट पेबल हमें पे करना है। अच्छा ऑप्शन भी काफ़ी लहरा के आ रहे हैं, खैर इसका आंसर ए हो जाएगा करंट लायबिलिटी। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए देख लीजिए, ऑल द लाइबिलिटीज गिवन अबव इज पेबल या आर पेबल होना चाहिए, आर पेबल विद इन अ ईयर, हैंस विल बी शोन एज अ करंट लाइबिलिटीज। चलिए अगला क्वेश्चन आता है जी, according to the prescribed order of assets in a company's balance sheet dash assets should be shown first of all। वेल अगर हम असेट साइड की बात करें तो पहले आजकल आता है नॉन करंट असेट्स, करंट असेट बाद में आता है, पहले नॉन करंट असेट्स आता है, तो ए नॉन करंट असेट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन अ कंपनीज बैलेंस शीट डैश अपीयर अंडर द हेड नॉन करंट असेट्स, गुडविल, पेटेंट, व्हीकल, ये सभी। वेल अगर आप याद करेंगे तो नॉन करंट असेट्स के अंदर फिक्स्ड असेट टेंजिबल भी आते हैं, फिक्स्ड असेट इंटेंजिबल भी आते हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। गुडविल इंटेंजिबल है, पेटेंट इंटेंजिबल है, व्हीकल टेंजिबल है, फिर भी ये फिक्स्ड असेट्स में ही है और फिक्स्ड असेट्स नॉन करंट असेट्स में ही है। आप एक बार बैलेंस शीट का परफॉर्मा अच्छे से देखिएगा, फिर आप इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लगाइएगा, आपको डेफिनेट समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए, कॉल्स इन एरियर अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। वेल हमें पता है कॉल्स इन एरियर वो पैसा होता है जो हमारा बाकी रह गया, कंपनी जो पैसा शेयर होल्डर से नहीं ले पाई, जो पैसा शेयर होल्डर से नहीं ले पाई, हमने उनसे मांगा, जैसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगा पर उन्होंने दिया नहीं। वेल इस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में से लेस करते हैं। ओके, आराम से देखिए, मान लेते हैं 10,000 लोग हैं, 9,800 लोगों ने हमें पैसा दे दिया, उसे हम शेयर कैपिटल बोलेंगे। 200 लोगों का जिनका पैसा नहीं मिला, वो पैसा हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं और उसे शेयर कैपिटल फिगर में से लेस करते हैं। तो इसने बोला इसे आप कहाँ दिखाएंगे, क्वेश्चन तो कुछ और ही बोल रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में गलत बात, शेयर होल्डर्स फंड में सही बात, कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं, इसका आंसर बी हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। कहता है कॉल्स इन एरियर शोन एज बाय वे ऑफ डिडक्शन, आपका जो शेयर कैपिटल होता है उसमें से लेस करके दिखेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है कंपनी की बैलेंस शीट, मात्र 25 मिनट में, एक 25 मिनट का वीडियो है, उसे आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिलेगा। एक वीडियो मैं उसके ऊपर और बनाऊंगा बाय द वे। चलिए, कॉल्स इन एडवांस अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। वेल कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या कि लोगों ने हमें एडवांस पैसा दे दिया, दैट इज़ हमने मांगा नहीं, हम जैसे अलॉटमेंट पे खड़े थे तो उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा हमें दे दिया, तो हमारे पास एडवांस हो गया, तो इसे अपन करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो इनमें से जो गिवन ऑप्शन है इसमें बी सही है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि एडवांस का पैसा है, हमारा ही तो पैसा है, शेयर कैपिटल में जाएगा, नहीं, इसका सही आंसर बी आएगा, करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलिए, और हिंट दिया है, और अगर डीप में जाएंगे तो अदर करंट लायबिलिटी। आपको पता है हेडिंग होता है, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होता है और सब हेडिंग में भी आइटम्स होते हैं। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट अच्छे से देखिएगा आप बेटा। और देखते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। शॉर्ट टर्म एक पैसा जो हमने थोड़े समय के लिए बोरो किया, जैसे हमने बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया तो वो थोड़े समय का बोरोइंग होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड इज अ करंट लायबिलिटी। तो गिवन ऑप्शन में से इसका आंसर बी हो जाएगा, करंट लायबिलिटी होता है ये। या किसी से एक वर्ड होता है लोन पेबल ऑन डिमांड, लोन पेबल ऑन डिमांड, जो मांगते ही आपको देना पड़ेगा, इज अ करंट लायबिलिटी अगेन। वेल अगला है पब्लिक डिपॉजिट ऑफ फिक्स डिपॉजिट अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। वेल कंपनी जो डिपॉजिट्स लेती है पब्लिक से, कंपनी डिपॉजिट्स लेती है पब्लिक से, यानी पब्लिक के पैसे कंपनी जमा कर लेती है अपने पास लंबे समय के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में होता है। इनमें से डी ऑप्शन सही है कि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। गुडविल अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। वेल गुडविल की हेडिंग तो होगी नॉन करंट एसेट्स और इसकी जो सब हेडिंग होगी वो होगी फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल। इसका सी ऑप्शन सही है, फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, हिंट कहता है सिंस गुडविल हैज़ नॉट फिजिकली सब्सटेंस, गुडविल का कोई भौतिक अस्तित्व या फिजिकल सब्सटेंस होता नहीं है, कांट बी टच्ड, कांट बी सीन, हैंस नोन एज अ इंटेंजिबल एसेट्स। इजी है। आगे है
शेयर फॉरफीचर अकाउंट अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। वेल, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कब क्रिएट होता है? जब हम किसी का शेयर फॉरफीट करते हैं, जब कोई हमें पैसे नहीं देता, हम उसका शेयर फॉरफीट करते हैं, उस समय शेयर फॉरफीट खाता क्रेडिट होता है। क्रेडिट होने के बाद कुछ लोग सोचते हैं ये इनकम है, पर ये इनकम नहीं है, ये बैलेंस शीट में जाएगा और ये शेयर कैपिटल में जोड़ के दिखाया जाएगा। तो मुश्किल है याद करना, पर याद कीजिए कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जितना पैसा हमने जब्त किया है लोगों का, वो प्रॉफिट नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, उसे शेयर कैपिटल में जोड़ा जाएगा। तो गिवन ऑप्शन में से ए सही है कि उसे शेयर कैपिटल में जोड़ा जाएगा। इट विल बी शोन एज एडिशन इन शेयर कैपिटल। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, expenses allowed on issue of shares appears in a company's balance sheet under। well, जब आपने शेयर इशू किए तो उस समय आप कुछ खर्चा हुआ। वैसे तो इस एक्सपेंस को राइट ऑफ कर देना चाहिए और राइट ऑफ करके P&L में डाल देना चाहिए, पर अगर हमने इसे राइट ऑफ नहीं किया तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा और बैलेंस शीट में उसे क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं, अनअमोर्टाइज एक्सपेंडिचर हाँ। टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल वर्डिंग है, मैं दोबारा बोलता हूँ। देखिए, शेयर इशू आपने किया, आपने पैसा खर्च किया, वो पैसा आप राइट ऑफ करेंगे, वो अकाउंट आप राइट ऑफ करेंगे P&L से। अगर राइट ऑफ नहीं हुआ तो वो बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा और बैलेंस शीट में जो एक्सपेंडिचर पहुंच जाते हैं उन्हें कहते हैं अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर, जो राइट ऑफ होने से रह गए। चलिए मैं इसको और हिंट में आपको बता दूंगा। हिंट कहता है अमोर्टाइज का मतलब होता है राइट ऑफ कर देना और अनअमोर्टाइज मतलब जिनका राइट ऑफ होना बाकी है, जो रह गया। होप आपको क्वेश्चन ठीक लगे होंगे और होप आपके 20 में से 20 सही गए होंगे। अभी नहीं गए तो अगली बार जब आप करें अटैम्प्ट तो 20 में से 20 सही जाए। ओके, थैंक यू।